नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। दोस्तों, आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं योजना नवंबर महीने की मैगजीन का डिस्कशन एनालिसिस। तो अब नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन 2023 का नवंबर और दिसंबर महीने की जो मैगजीन थी उसका एनालिसिस पेंडिंग पड़ा है। आज नवंबर का आप एनालिसिस देख रहे हैं, नेक्स्ट संडे को दिसंबर का एनालिसिस भी आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जरूर होगा। नाउ G20 इज द थीम ऑफ नवंबर 2023 योजना मैगजीन, क्योंकि भारत को सौभाग्य मिला 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी का, और भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक सिग्निफिकेंट साल था। और 150 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट और कंसर्न्स को मोदी जी ने अपनी प्रेसिडेंसी के चलते हाईलाइट किया, और साथ के साथ भारत ने इस प्रेसिडेंसी में यह बात साबित करी, यह बात बिल्कुल स्थापित भी करी और साबित भी करी कि अगर इंटेंशन हो तो ऐसे फोरम्स को ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। भारत को G20 के अध्यक्ष पद में मौका मिला गरीब देश और डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को, उनके इश्यूज को हाईलाइट करने का। तो इस पूरी बात की चर्चा इस मैगजीन में ब्रीफली करेंगे। योजना मैगजीन के बारे में आपको पहले बता दूं, मैं बार बार वीडियो शुरू होने से पहले बताता होता हूं कि देखिए, ये मैगजीन पढ़नी उतनी जरूरी नहीं है जितना उसका समरी या एनालिसिस सुनना जरूरी है। पेज टू पेज योजना मैगजीन ना मैंने कभी पढ़ी थी, ना आपको पढ़ने को कहूंगा। पेज टू पेज योजना मैगजीन पढ़ना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वीडियोस देख लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वीडियोस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। समरीज ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, हमारी तरफ से भी समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को। तो योजना मैगजीन में क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, वहां पे सरकार का पक्ष कम होता है, वहां पे थिंकर्स का, कमेंटेटर्स का, स्कॉलर्स का अपना व्यू होता है, जहां पे सरकार की नीतियों को लेके, सरकार की पॉलिसीज को लेके उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, विच इज फेयर इनफ, बिकॉज एक डेमोक्रेसी है, हर किसी का फ्रीडम है टू स्पीक, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एक्सेट्रा। योजना में सरकार का स्टैंड होता है अपनी नीतियों को लेके, अपनी पॉलिसीज को लेके। सो देयरफॉर योजना मैगजीन का एनालिसिस पढ़ना, सुनना, इससे क्या होता है, हमको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिल जाता है। न्यूज़पेपर्स में से भी हमको ओपिनियन मिलता है, योजना मैगजीन से पढ़ के भी हमको एक और ओपिनियन मिलता है। सो अपने आंसर्स में एक बैलेंस लेके आ सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, योजना मैगजीन का एनालिसिस प्लेलिस्ट स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बनी है योजना एनालिसिस की। दिसंबर 2021 से हम योजना मैगजीन का एनालिसिस कर रहे हैं, और अब 2024 आ चुका है। तो प्लीज अगर आपने पुराने लेक्चर्स को भी एक्सेस करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। और लोहड़ी का मौका है, सो दोस्तों ये डिस्काउंट लोहड़ी का कूपन कोड लोहड़ी 24 ये अवेलेबल रहेगा 13, 14 और 15 जनवरी को। चाहे जीएस के कोई कोर्स हो, चाहे वो क्रैश कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो स्टेट के कोर्सेज हो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, जो भी कोर्सेज, जो भी प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट पे लेना चाहें ले सकते हैं। 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। टोल फ्री नंबर ये है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस मैगजीन के एडिशन के। पहला टॉपिक है G20 फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और हां, आगे पढ़ने से पहले यह भी बता दूं दोस्तों, जो बच्चे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे 2025 में अपना अटेम्प्ट लिखेंगे, और अगर खास करके आप अपना पहला अटेम्प्ट 2025 में देने वाले हैं और आप एसए की तलाश में हैं, एसए की मेंटरशिप या एसए की कोचिंग की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप एसए मेंटरशिप प्रोग्राम के फीचर्स के बारे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा नाम है कुबेर और मैं पर्सनली इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लीड कर रहा हूं। हमने पहली बार ऐसे कंप्लीट होलिस्टिक मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर एसए 2023 में लॉन्च किया था। काफी अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों से, और हम फिर अब 2025 के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए भी ये कोर्स लेके आए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी के हिसाब से अगर इस कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहें तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ G20 फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए, मोदी जी ने एक बात स्पष्ट कही 2023 में कि देखिए, अगर G20 को हमने बहुत इफेक्टिव बनाना है, देखिए G20 की प्रेसिडेंसी तो हर साल किसी ना किसी को मिलती रहेगी। 2024 में ब्राजील के पास है, पहले भारत के पास थी पिछले साल, उससे पहले इंडोनेशिया के पास थी। लेकिन ऐसा हम क्या कर बैठे, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम
कैसे इस G20 के फोरम को इतना होलिस्टिक बना सके जिसके चलते ये सही मायने में एक इंक्लूसिव प्रेसिडेंसी बन सके, जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके कंसर्न्स को हम एट द कोर रख सके। और इस G20 सम्मेलन के चलते एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी रिलीज करा गया, जिसमें लगभग 83-84 पैराग्राफ्स थे। सारे के सारे पैराग्राफ्स तो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में क्या बात की गई है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन था, मोदी जी की प्रेसिडेंसी के चलते, भारत की प्रेसिडेंसी के चलते ऑफ G20, इस डिक्लेरेशन को किसी भी कोने से, किसी भी देश से कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई ऑपोजिशन नहीं मिला। विदाउट एनी वॉइस ऑफ डिसेंट ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन रिलीज करा गया। NDLD न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन है। अगर प्रीलिम्स में आपको पूछा जाए तो आपको पता हो, दिस इज रिलेटेड टू द G20 समिट विच कंक्लूडेड इन 2023। मोटे तौर पे 5 बातें, वैसे तो G20 में बहुत बातें करी गई हैं, 5 ऐसी बातें यहां पे रखी गई न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जिसको सर्वसम्मति मिली, जिसको सबसे सहमति मिली और किसी ने भी यहां पे आपत्ति नहीं प्रकट करी। सो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरी बात, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक हमने अचीव करने हैं। देन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की बात करी गई है। देन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, जहां पे जो ग्लोबल साउथ है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न्स को कैसे ज्यादा सुना जा सकता है, हाईलाइट किया जा सकता है, इसके बारे में बात करी गई है। और लास्ट में बात करी गई है DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो यह बात यहां पे स्पष्ट करी गई है, ये स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव ग्रोथ बड़े बड़े MNC से नहीं, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों से, MSME से, स्टार्टअप से आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको ऐसे मौके देना, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देना जहां पे वो इनोवेट करके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके, साथ के साथ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके, वो काम करने बहुत जरूरी है। तभी सही मायने में इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकेगी। MSME सेक्टर, वाइब्रेंट MSME सेक्टर केवल भारत में नहीं बट और भी बहुत सारे डेवलपिंग देशों में है। और साथ के साथ यह बात भी करी गई कि फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करना या प्रमोशन ऑफ मोर ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उसके लिए WTO को भी अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो डिवाइड है डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच में, उसको कम करने के लिए WTO को अपने आप को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि WTO अक्सर मोहताजी करता है, गुलामी करता है विकसित देशों की, डेवलप देशों की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक बहुत लैंडमार्क एक इवेंट था, जहां पे डेवलपमेंट के साथ क्लाइमेट चेंज की भी बातें करी गई हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स की भी बात करी गई है। recognizing that countries should not have to choose between poverty alleviation and environmental protection। पॉवर्टी एलिवेशन तो बहुत जरूरी है अफ्रीकन देशों के लिए, भारत के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन उसके साथ हमको अपने वातावरण को भी प्रोटेक्ट करना है। अपनी लीडरशिप के चलते एक एक्शन प्लान बनाया गया अंडर द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जहां पे कैसे तेजी से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरक्की को अचीव कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, इस बात को लेके भी बहुत डिटेल में बात करी गई है। Additionally, the G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये बात भी करी गई है कि कैसे हम एंशिएंट ग्रेन्स लाइक मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हैं। 2023 आप जानते हैं द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना गया था। और साथ के साथ कैसे हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये भी एक बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नाउ साथ के साथ जहां पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है, ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत क्रूशियल हैं, जो कि ग्लोबल साउथ यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बहुत मदद करेंगे। सो यहां पे कंट्रीज को कहा गया है, कॉल अपॉन किया गया है कि वो अपने टारगेट्स को नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशंस के साथ अलाइन करें, पेरिस अग्रीमेंट टेम्परेचर गोल्स के साथ अलाइन करें और इंकरेज करें कि कैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सिविल सोसाइटी कोलैबोरेट कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, चाहे आप एक विकसित देश हो चाहे आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, कैसे ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट्स तेजी से अचीव कर सकते हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज इस बात का बहाना नहीं लगाएंगे कि अभी हम डेवलप नहीं हुए तो हमको ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा इमिट करने पड़ेंगे, बल्कि हम जिम्मेवारी के साथ डेवलपमेंट भी अचीव करेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और साथ के साथ गरीब देशों को रास्ता दिखाएंगे। तो यहां पे बात करी गई है इस डिक्लेरेशन में द रोल ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, चाहे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, पोल्यूशन को एड्रेस करना है, बायोडायवर्सिटी लॉस को एड्रेस करना है या प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है। इन्हीं तौर तरीकों से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे। एक लीनियर इकोनॉमी के मॉडल को त्याग के एक सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है अभी कुछ ही मिनटों में आपको मैं बताऊंगा। फिर यहां पे ग्रीन डेवलपमेंट में लाइफस्टाइल की भी बात करी गई है। आजकल आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों को कैंसर है, शुगर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस में क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, मेडिटेशन करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह से एनवायरमेंट के लिए बात करें, अब कुछ ऐसा नहीं हो गया कि कोविड के बाद यह बात का अंदाजा सबको हुआ कि जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इतनी ज्यादा जरूरतों की नहीं हमको जरूरत है, थोड़े से भी काम चल सकता है। देखिए हमारी जो जनरेशन है, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, आप आज से 100 साल पीछे जाके देखें, आप 1920 में जाएं, 1925 में जाएं, दुनिया में हर जगह तबाही थी, कौन सी बीमारी नहीं थी जिसके कारण लोग मर रहे हो, लड़ाइयां हो रही थी, वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ को देखें और अपनी लाइफ को देखें तो शायद उनके टाइम पे इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी आज हैं। लेकिन हम जिस दिशा से बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात का डर है कि क्या मेरे बच्चों के लिए या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, बुढ़ापा तो आना ही है, आपके भी आना है, मेरा भी आ रहा है, तो अपने बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं। तो मोदी जी ने यहां पे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की बात करी है। जरूरतों को कम करो, जितना उचित है उतना यूज करो, पुरानी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, अपना कंजम्पशन का तरीका और प्रोड्यूस करने का तरीका बदलो, जिसके चलते हम रिसोर्सेज जो कि इनफाइनाइट नहीं है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। साथ के साथ बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि डेवलपिंग देशों को कोई दिक्कत नहीं है ये ट्रांजिशन लेके आने में। आप कहते हो कि नेट जीरो अचीव करना है 2050 तक, हम भी करना चाहेंगे, हम 2070 तक करना चाहेंगे, लेकिन साथ के साथ फाइनेंस करना बहुत जरूरी है डेवलपिंग देशों को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, वो केवल उत्तम तौर पे क्लाइमेट चेंज या नेट जीरो नहीं हो सकती हैं। उनको अभी पॉवर्टी से भी लड़ना है, भुखमरी से भी लड़ना है। तो देयरफॉर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हमारा यहां पे हाथ पकड़ना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि मिलियंस नहीं बट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आने वाले सालों में यह पैसा नहीं आएगा तो हम अपने टारगेट्स, डेवलपिंग देश अपने टारगेट्स मिस कर सकते हैं। इनफैक्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज ने फाइनली इस बात को स्वीकारा है, माना है कि लगभग 6 ट्रिलियन पाउंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी डेवलपिंग देशों के लिए, अगर वो अपने नेशनली डिटरमिन्ड कन्वेंशंस, गोल्स को अगर मीट करना चाहते हैं, जहां पे जिसमें से एक भारत भी है। भारत ने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमने नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को केटर करना है एज फार एज द ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी इज कंसर्न। देन बात हुई है डीपीआई के बारे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे। इसके बारे भी आगे जाके आपको मैं और बताऊंगा। देखिए अब 2016 में नोटबंदी हुआ, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मैंने भी क्रिटिसाइज किया। ये क्या मतलब बना कि शाम को 8 बजे आके आप कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद नोट लीगल नहीं होंगे। यार आज आप देखो, आज ठीक है नोटबंदी को हम गालियां देते थे, क्रिटिसाइज करते थे, सब ने कहा होगा, लेकिन आज अगर आपको 5 रुपए की चाय भी पीनी हो या 10 रुपए की चाय पीनी हो, या अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं और आपने अगर 19-20 रुपए की सिगरेट भी पीनी हो, आजकल हर जगह पेटीएम है, यूपीआई इकोसिस्टम हर जगह है। इतने सारे यहां पे वॉलेट्स आ चुके हैं, इतने सारे माध्यम आ चुके हैं जहां पे आपको, मतलब मेरे को तो नहीं याद मैं लास्ट एटीएम से पैसे निकलवाने कब गया था। हाँ, किसी की शादी पे शगन देने जाना हो, किसी के मुंडन पे जाना हो, किसी के बच्चे की पहली लोहड़ी दिवाली पे जाना हो तो जरूर शगन देना पड़ता है पैसों के साथ, लेकिन आजकल तो वो भी यूपीआई से हो जाता है कि भैया कौन एटीएम तक जाए, आप यूपीआई कर लीजिए। ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतने बड़े देश में 150 करोड़ की आबादी में हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल अचीव किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है?
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कनेक्ट करता है, सड़कें हैं, हाईवेज हैं, आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हो, भाई सड़कों को देखते हो। कल को आपने अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में जाना है, नौकरी के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई वहां पे इंफ्रा कैसा होगा, वहां पे सड़कें कैसी होंगी, क्या वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्या वहां पे आसपास मॉल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे अस्पताल हैं, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ सके, वो चीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो भारत का रिकॉर्ड रहा है, जन धन योजना को देख लो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, ये सब प्रोग्राम्स क्यों सक्षम हुए हैं, ये क्यों सक्सेसफुल हुए हैं? बिकॉज ऑफ डीपीआई। और बहुत सारे देश, डेवलप्ड और डेवलपिंग देश, इन्होंने प्रेरणा ली है, प्रेरित हुए हैं भारत से, और भारत ने कमिट किया है कि जो हमने मैकेनिज्म्स डेवलप करे हैं, जिस तेज गति से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव करा है, उसी गति के साथ हम मदद करने को तैयार हैं गरीब देशों को भी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी, जिसके चलते भारत ने एक अलायंस, एक संगठन बनाया है, वन फ्यूचर अलायंस। तो वन फ्यूचर अलायंस, इसका मकसद होगा टू बिल्ड कैपेसिटी, प्रोवाइड फंडिंग, ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस एंड सिनर्जाइजिंग ग्लोबल एफर्ट्स इन द डोमेन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ के साथ थ्रू एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स भारत मदद करेगा G20 मेंबर्स की भी और ग्लोबल साउथ कंट्रीज की भी, कि वो भी ये डीपीआई अचीव कर सके। और एक बहुत लैंडमार्क चीज हुई थी एट दी pivotal moment in India's G20 presidency was India becoming the voice of Global South. Global South, third world countries के concerns, के issues related to poverty, related to climate injustice, related to women empowerment, भारत को वो सौभाग्य मिला कि भारत ने वो सारे के सारे concerns, भारत बनी आवाज इन देशों की, बुलंद आवाज इन देशों की। तो सही मायने में भारत के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण साल था 2023, जहां पे भारत ने ये प्रूव करा है कि हम विश्व गुरु हैं और हम बैलेंस तरीके से दुनिया को लीड कर सकते हैं। हमको दादागिरी करने का शौक नहीं है और ना ही हमको यहां पे लीडर बनने का शौक है, लेकिन हाउ टू लीड, सही मायने में लीडरशिप जो क्वालिटीज, कैसी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एक देश में, क्या वो लीडरशिप क्वालिटीज अमेरिका में है, क्या वो चाइना में है, नहीं है, लेकिन कैसे हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके भारत आगे तेजी से बढ़ सकता है, यह बात भारत ने प्रदर्शन करके दिखाई है। भारत के राइजिंग इन्फ्लुएंस की बात करें, यह बात तो शायद आप भी जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत फ्रॉम अक्रॉस द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड भारत को बहुत प्रशंसा मिली है। मोदी जी की प्रेसिडेंसी के चलते G20 को डिसेंट्रलाइज और डेमोक्रेटाइज करा गया है। G20 अब G21 बना है, अफ्रीकन यूनियन भी इस G20 संगठन का हिस्सा बना है। और कहीं ना कहीं जो 2023 में जो भारत की प्रेसिडेंसी थी, ये एक इंड्योरिंग लेगेसी रहेगी आने वाले टाइम में भी G20 समिट्स के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी हाईलाइट किया है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, दैट मस्ट फोकस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ G20 इनटू पीपल्स G20 ये एग्जेम्पलीफाई करता है इस फिलॉसफी को इन एक्शन। क्या आप जानते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने पार्टिसिपेट करा G20 के इवेंट्स में इन सम फॉर्म और द अदर। इसको कहते हैं सही मायने में जन भागीदारी। तो G20 की मीटिंग इज नाउ नो लॉन्गर अबाउट कि 20-21 लीडर्स या 50 लीडर्स किसी 50 कंट्रीज में से आके टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फोटोज खिंचा के जा रहे हैं। G20 कैसे पीपल सेंट्रिक हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है, डेमोक्रेटाइज हो सकता है, वो बात भारत ने अपनी अध्यक्ष पद से दिखाया है। इनफैक्ट बच्चों से भी बहुत पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, यूनिवर्सिटी के छात्रों से पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम ने 101 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, 101 यूनिवर्सिटीज और लाखों बच्चों को एक साथ जोड़ा। और साथ के साथ G20 का जो लोगो है वो अपने आप बनाया गया by Indians, by thousands of Indians using their innovation. तो ये यूनिक अप्रोच टू द G20 कंटिन्यू टू शाइन एट द हिस्टोरिक न्यू दिल्ली लीडर्स समिट। देखिए उस वक्त तक तो इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं हुई थी, बिकॉज ये सितंबर की बात है। इजराइल हमास का युद्ध अक्टूबर में होता है, लेकिन इवन अंडर डिस्टर्ब्ड सर्कमस्टांसेस, जहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, जहां पे यूएसए और चाइना का कंपटीशन एक दूसरे के साथ चल रहा है, तो शायद लग रहा था कि G20 की नेगोशिएशंस इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी, कंसेंसस नहीं बन पाएगा। लेकिन
द वेरी फैक्ट दैट न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन, जिसमें 83 से 84 पैराग्राफ्स हैं, उसको सहमति मिली अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द वर्ल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे, उसको सहमति मिली। ये बात यहां पे प्रूव करती है कि इंडिया कैन एंड इंडिया हैज बिकम अ कंसेंसस बिल्डर। A crucial element for the successful and unanimous leaders' declaration was Prime Minister's steadfast commitment over the last decade towards cementing India's identity as a reliable partner on the global stage. 10 सालों से उनकी जो इतनी ज्यादा मेहनत रही है फॉरेन पॉलिसी में, जो डेडिकेशन रही है, और साथ के साथ जो मैसेज जो उन्होंने लोगों को देने की कोशिश करी है कि ये दुनिया एक फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज ऑल बट वन फैमिली, इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह से G20 के समिट में रेजोनेट करवाया गया। एंड देन अगले टॉपिक के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, आज 800 करोड़ है, 10 साल बाद और 900 करोड़ हो जाएंगे, तो डिमांड फॉर कंजम्पशन भी बढ़ने वाली है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाना है। लेकिन क्या उतनी सप्लाई हम दे पाएंगे जैसे आबादी बढ़ रही है? इस बात को लेके भी गंभीर चर्चा करेगी। और इसके चलते मोदी जी ने जो लाइफ वाला मिशन लाइफ का जो प्रिंसिपल दिया है कि ऐसी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, तो यहां पे कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी समझना बहुत जरूरी है। सर्कुलरिटी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल्स कि वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, रिसोर्स एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी फॉस्टर किया जा सके। तो ये एम्फसाइज करता है ऑन द कॉन्टिन्यूअस यूज, रिसाइकलिंग एंड रीजनरेशन ऑफ मटेरियल्स। तो रिसाइकलिंग के ऊपर ये प्रिंसिपल सर्कुलर इकोनॉमी का बेस्ड है, ताकि हम मिनिमम इन्वायरमेंट इंपैक्ट करें। यानी कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कैसे उसका जो इंपैक्ट है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, कैसे वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी दिस कवर्स द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, चाहे वो डिजाइनिंग स्टेज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हो, या चाहे वो कंजम्पशन स्टेज हो। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन। सो एक सर्कुलर अप्रोच की यहां पे बात हो रही है। अभी हम एक लीनियर अप्रोच फॉलो करते हैं जहां पे रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है, और फिर उनको एक इररिस्पॉन्सिबल वे से डिस्पोज किया जाता है। अगर इस तौर तरीके से हम प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। ठीक है, सो देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच अडॉप्ट करें। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 भी यही तो बात कहता है, ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सो देयरफॉर ये जो अप्रोच है सर्कुलर इकोनॉमी की, ये इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी पूरी मदद करेगा। अब अगर हम फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो एक रिपोर्ट आई है यूनेप के द्वारा, फैशन कंजम्पशन डबल हो चुका है। आजकल हर किसी को लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट गारमेंट्स, लेटेस्ट कपड़े पहनने का शौक है। और आजकल वो जमाना था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो वो 30-35 सालों से एक ही सूट पहनते थे। यानी कि कभी जाना होता था सर्दियों में किसी मैरिज में, तो उनका मैं यही सूट देखता था कि जो उन्होंने बचपन में, मैं जब बड़ा हो रहा था, जो वो सूट पहनते थे, वही सूट मैं 10 सालों से देख रहा था। अब यानी कि वो कहते थे कि हमारे सूट पड़े हैं 30-35 सालों के। वो एक जमाना होता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, जब उनको इतना शॉपिंग करने का शौक नहीं था। शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, कोट्स हैं, वो पड़े रहते थे इतने साल। आजकल आप एक शादी में जाते हैं, एक सूट पहनते हैं, एक और शादी में जाना हो तो आपको शर्म आएगी कि नहीं यार, मैंने फोटो खिंचवानी है तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। अब ये आजकल ट्रेंड हर एक मतलब अक्रॉस द जनरेशन, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे, सब में आ चुका है। लेकिन किसी जमाने में इतना ऑब्सेशन नहीं था। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप एक स्वेटर पहनते हैं आज एक सीजन में, अगले सीजन तक आपको वो स्वेटर डिस्कार्ड करने का मन करेगा, जबकि वो स्वेटर को आप 4-5 साल चला सकते हैं। सो ये कंसिडरेशन जो है सर्कुलर इकोनॉमी का इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस रास्ते पे लेके आना अभी बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जारा है, H&M है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, वो रिसाइकल्ड फैब्रिक यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। अब थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, और उम्मीद करता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रिस्पॉन्सिबली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे। बल्कि अब तो काफी ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड बहुत फेमस है स्निच,
तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि बहुत मिनिमम प्राइसेस पे वो अपने कपड़े अवेलेबल करवाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बाय कर सकते हैं, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं। वो तो बल्कि ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं तो वो पुराने कपड़े हमको भिजवा दीजिए, उसको हम रिसाइकल करके नए कपड़े बना देंगे, विच इज समथिंग विच इज वेरी गुड। तो अगर एक स्टार्टअप स्निच की बात करें, अगर इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सकता है, व्हाई नॉट द बिगर ब्रांड्स ऑल्सो। सो क्या मेजर्स भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी? सो जैसे स्टील स्क्रैप पॉलिसी है, या ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी की बात करें, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करें, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, प्लास्टिक पैकेजिंग, ये सब चीजें हैं जो कि प्रमोट करती हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। देन मिशन लाइफ की बात करें या इको फ्रेंडली टूरिज्म की बात करें, ट्रैवल फॉर लाइफ, ये भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि प्रमोट करे गए हैं इन द रीसेंट पास्ट, विच इनडायरेक्टली इज प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। मिशन लाइफ ये भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया था। इस पे ये ग्लोबल मूवमेंट है जो कि 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। नंबर 1, भाई एक तो आप अपने बिहेवियर जो है वो रीओरिएंट करें टुवर्ड्स कंजम्पशन, यानी कि डिमांड तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन आप उतना डिमांड करें जितना रिक्वायर्ड है। ऐसे अनजस्टिफाइड चीजों को डिमांड मत करें कि ये भी ले लो वो भी ले लो, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे गांधी जी कहते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। देन ऑल्सो सप्लाई साइड, इनेबलिंग मार्केट्स के वो कैसे तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू द चेंजिंग डिमांड, टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पीपल। एंड नंबर 3 इज द पॉलिसी साइड, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज कि वो कैसे इस बदलते दौर में ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ सकते हैं जो कि अगेन पॉलिसीज के जरिए एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें। लास्ट में टॉपिक का हम बात करेंगे डीपीआई के बारे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे। नाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिजिटल नेटवर्क है जो कि फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सर्विसेज। तो जैसे फिजिकल रोड्स हैं, लोगों को कनेक्ट करता है, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करते हैं रोड्स, उसी तरह से डीपीआई क्या करता है, अब ये रैपिड गवर्नमेंट सपोर्ट के जरिए, जैसे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, आपको और सब्सिडीज मिल रही हैं अपने बैंक खाते में, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डीपीआई। सो इंडिया हैज अडॉप्टेड डीपीआई लाइक आधार, जनधन बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन्स, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट किया जा सके। हम जाम ट्रिनिटी की बात करें, 2014-15 की बात है, ये वर्ड जाम ट्रिनिटी बहुत फेमस होता था इकोनॉमिक सर्विस में। आई रिमेंबर आई वाज प्रिपेयरिंग बैक देन फॉर यूपीएससी, द जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। दिस हैज इंक्रीज्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रॉम mere 25% in 2008 to over 80% in the last 6 years। तो आज के जमाने में कोई मतलब ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई इंसान होगा जिसका बैंक अकाउंट ना हो, जिसका खाता ना हो। तो इंडिया हैज पायनियर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल गवर्नमेंट टू पर्सन G2P आर्किटेक्चर थ्रू डीपीआई। तो यूपीआई की ही बात करें, यूपीआई जो कि एक स्विफ्ट और इंस्टेंटेनियस पेमेंट नेटवर्क है, रिकॉर्डेड मोर देन 11 बिलियन ट्रांजैक्शन विच टोटल्ड अराउंड अबाउट 15.76 लाख रुपीज। जस्ट इमेजिन। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते? डिजिटल इंडियन भारत नेट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि डीपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट्स की बात करें, भारत नेट प्रोजेक्ट एम करता है टू connect all of India's gram panchayats to broadband internet, linking more than 2 lakh gram panchayats and installing more than 6.5 lakh kilometers of optical fibers cable as of September 11, 2023. आधार, उमंग, डिजिलॉकर, CBDC की बात करें, now of the launch of e-rupee, a central bank digital currency. This also aligns with the emphasis of G20 on CBDCs, showcasing India's proactive adoption of these digital currency solutions. आधार एक इंटेग्रल पार्ट है डिजिटल सर्विसेज के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, आने वाले समय में भी जरूर रहेगा। सो दोस्तों, ये ब्रॉड बेस्ड मेरे को 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे थे इस मैगजीन में, इस एडिशन में, और जल्द लेके आएंगे दिसंबर मैगजीन का कवरेज भी, योजना का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कुछ सुझाव हैं तो वो भी बताइएगा। बाकी मिलते रहेंगे और ऐसे वीडियोस में। थैंक यू सो मच। Wish you all again a very happy Lodi and see you soon. Thank you.